साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेज में। बिहार दरोगा के लिए हम लोग सेट प्रैक्टिस देख रहे थे, जिसमें 11 सेट प्रैक्टिस ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग 12वां सेट प्रैक्टिस देखेंगे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप लोग प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के हम अपने इस सेट प्रैक्टिस को, जिसमें पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई में किया गया। आप लोग इसको याद रखिएगा। और साथ ही मुंबई में एक और उत्सव का आयोजन किया जाता है जिसे काला घोड़ा उत्सव कहा जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा, बजट 2023-24 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। प्रभावी राजस्व घाटा जो है वो 1.7% है, जबकि सिर्फ राजस्व घाटा पूछे कि कितना है तो वो 2.9% होगा। इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये आपसे पूछ सकता है और आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का पूछे तो 1.7% और सिर्फ राजस्व घाटा पूछे तो 2.9% होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, बजट 2023-24 में किए गए घोषणा के अनुसार नई कर व्यवस्था में कितने रुपए तक के आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7 लाख तक। बजट 2023-24 में 7 लाख तक के आय वाले व्यक्तियों को कर नहीं देना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत का वैक्सीन निर्माण में कौन सा स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला स्थान है। वैक्सीन निर्माण में भारत का पहला स्थान है। अगर बात करें दुग्ध उत्पादन की, दुग्ध उत्पादन में भी भारत प्रथम स्थान पर है। दोपहिया उत्पादन की बात करें, दोपहिया उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। और अगर बात करें कि कच्चा इस्पात उत्पादन में तो ये दूसरे स्थान पर है और कच्चा इस्पात में प्रथम स्थान पर चाइना है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पांचवा, EOS-7 उपग्रह का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, SSLV-D2 के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छवा, ऑपरेशन सद्भावना को किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्मी के द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत किया गया था। अगर बात करें ऑपरेशन सद्भावना की तो यह जम्मू कश्मीर में ग्रामीण इलाकों में और LOC के पास के क्षेत्र के लोगों की मदद के लिए भारतीय सेना द्वारा, आर्मी के द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सातवां, भारत के 28वें महालेखक नियंत्रक कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री SS दुबे महालेखा नियंत्रक बने हैं। वही अगर बात करें CAG की, कंप्ट्रोलर अटॉर्नी जनरल कौन है भारत का, तो वह GG मुर्मू है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आठवां, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेल्थ फॉर ऑल। 2023 में विश्व स्वास्थ्य दिवस का जो विषय था वो हेल्थ फॉर ऑल था। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो ये प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नौवां, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है। अगर बात करें सरस्वती सम्मान की तो ये जो 2022 में दिया गया है वो 32वां सरस्वती सम्मान है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और शिव शंकरी को किसके लिए दिया गया है, तो ये सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। इससे पहले 2021 में 31वां सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्रा को दिया गया था। इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10वां,
पुस्तक एज गुड माई वर्ड के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी के.एम. चंद्रशेखर हैं। एज गुड माई वर्ड इसके लेखक के.एम. चंद्रशेखर हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। किस संस्था द्वारा इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए G7 के द्वारा इंटरनेशनल, इसको आप लोग याद रखिएगा, इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब की स्थापना G7 के सदस्य देशों के द्वारा किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यह है कि ऊर्जा के स्वच्छ रूपों के लिए औद्योगिक संक्रमण में तेजी लाने और उत्सर्जन में कमी करने के उपायों को विकसित करना है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब की स्थापना G7 के सदस्य देशों के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12वां। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जेरेमी फरार को, इसको आप लोग याद रखिएगा कि जेरेमी फरार को विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त किया गया है। जो इससे पहले जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक थी सौम्या स्वामीनाथन, जो भारत की ही थी, सौम्या स्वामीनाथन का स्थान जेरेमी फरार लेंगे। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13वां। मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। ब्रजवंशी लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुरातत्व से था। अगर बात करें ब्रजवंशी लाल की तो यह वर्ष 1968 से 1972 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे और इन्हें वर्ष 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि वर्ष 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। किस राज्य द्वारा गौ सेवा आयोग विधेयक को पारित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र के द्वारा गौ सेवा आयोग विधेयक पर पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। M3M हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में पहले स्थान पर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुकेश अंबानी प्रथम स्थान पर है, गौतम अडानी दूसरे स्थान पर है और साइरस पूनावाला तीसरे स्थान पर है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17वां। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में नीतू घनसास ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक, नीतू घनसास स्वर्ण पदक जीती हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि नीतू घनसास का संबंध किस खेल से है? तो ये मुक्केबाजी से है और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में आतंकवाद प्रभावित देशों में भारत का स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत 13वें स्थान पर है, जबकि प्रथम स्थान पर अफगानिस्तान है। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति ने पुनः राष्ट्रपति का पदभार संभाला है, यह उनका कौन सा कार्यकाल है? तो अभी जो वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति हैं वो शी जिनपिंग हैं, जिन्होंने तीसरे कार्यकाल के लिए कार्यभार संभाला है और ये सत्तारूढ़ी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। नेक्स्ट है 20वां। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय क्या था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। अगर बात करें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की तो यह प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21। पहली बार वैश्विक स्तर पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1997 में। पहली बार वैश्विक स्तर पर आर्द्रभूमि दिवस 1997 में मनाई गई थी और यह किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये पूछता है कि आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को पुरस्कृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 बच्चों को पुरस्कृत किया गया है, जबकि 2022 में 29 बच्चों को और वर्ष 2021 में 32 बच्चों को सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23। नाटो का 31वां देश मार्च 2023 में कौन बना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिनलैंड बन गया है। इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगर बात करें नाटो की, तो नाटो की स्थापना 1949 में किया गया था। नाटो की स्थापना 1949 में किया गया था। और फिनलैंड की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ है? तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, हेलसिंकी है। और यह फिनलैंड जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24। विहार खादी तथा हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। लोक गायिका है मैथिली ठाकुर, इन्हीं को बिहार खादी तथा हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजय सिंह को एसोचैम का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है 26। निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगुएला। बेंगुएला प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। यह एक ठंडी जलधारा है, इसको ध्यान में रखिएगा कि यह ठंडी जलधारा है और यह अटलांटिक महासागर से संबंधित है, अटलांटिक महासागर से संबंधित है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27। क्योटो प्रोटोकॉल को कब लागू किया गया था? तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ये 2005 में लागू किया गया था। और क्योटो प्रोटोकॉल हुआ कब था, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ था। और इसका संबंध किससे है? तो यह ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। नेक्स्ट है खजूर उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इराक। खजूर उत्पादन और निर्यात दोनों में इराक प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है 29। सकाई जनजाति निवास कहाँ करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलेशिया के वनों में। सकाई जनजाति मलेशिया के वनों में निवास करती है। जबकि वही अगर बात करें कि पिग्मी जनजाति कहाँ निवास करती है, तो पिग्मी जनजाति निवास करती है कांगो में। कांगो में पिग्मी जनजाति। और बात करें बोरा जनजाति, तो बोरा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अमेजन बेसिन में पाई जाती है, अमेजन बेसिन में पाई जाती है। और बात करें अगर बुशमैन की, ये सब पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो बुशमैन कहाँ पाई जाती है? तो ये कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 30। त्यांशान पर्वत कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन में। त्यांशान पर्वत चीन का एक प्रमुख पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। कमलांग बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। अगर बात किया जाए कमलांग बाघ की, तो बाघ रिजर्व की, तो यह 2016 में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 32। विश्व का व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग विश्व का सबसे व्यस्तम जलमार्ग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33। कॉफ़ी पोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंटोस को कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। जबकि कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन ब्राज़ील के द्वारा किया जाता है। और सेंटोस जो है ना, यह ब्राज़ील का एक शहर है, यहीं से सर्वाधिक कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है, इसलिए सेंटोस को कॉफ़ी पोर्ट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको पेश किया गया था। तो चलिए भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कुछ जानते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पेश किया गया था।
जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका समर्थन किया था और इसका जो आलेख था, जो इसकी रूपरेखा थी, वो खुद महात्मा गांधी के द्वारा तैयार किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच लड़ा गया था। तो अब देखते हैं पालखेड़ा का युद्ध। पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1728 में पालखेड़ा का युद्ध बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच हुआ था, जिसमें निजामुल मुल्क की हार हुई थी। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इससे संबंधित 2-3 युद्ध और है जिनको आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ देता है तो आप लोग फंस जाइएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें खेड़ा का युद्ध, इससे संबंधित खेड़ा का युद्ध जो है वो 1707 में, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इसी से नाम से संबंधित एक और है शक्कर खेड़ा का युद्ध। शक्कर खेड़ा का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1724 में, और ये जो पालखेड़ा का युद्ध है वो हुआ था 1728 में। इसलिए आप लोग इसको तीनों को क्रम वाइज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल को त्यागपत्र देना पड़ा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन को त्यागपत्र देना पड़ा था। अगर बात करें इल्बर्ट बिल विवाद की तो ये 1883 में हुआ था, और लॉर्ड रिपन का काल जो था 1880 से 1884 ईस्वी था। तो 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद के कारण लॉर्ड रिपन को त्यागपत्र देना पड़ा था। और एक बात और लॉर्ड रिपन के बारे में ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37। किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कराची अधिवेशन में कहा था। तो बात करें अगर कराची अधिवेशन की तो यह 1931 में हुआ था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 38। निम्न प्रश्नों का सही मिलान करें। तो आइए देखते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना हुआ था 1866 में। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1839 में किया गया था। सोशल सर्विस लीग की स्थापना जो है ना वो 1911 में किया गया था, और नौजवान सभा की स्थापना 1926 में किया गया था। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A, B, C, D। तो A का जो है देखिए कितना नंबर है, A का 4 हो जाएगा, B का 2 हो जाएगा, C का 1 हो जाएगा, और D का जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो देखिए 4, 2, 1, 3 कहाँ स्थित है? तो 4, 2, 1, 3 जो है वो B है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन की बात करें तो यह 1920 में हुआ था, और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 12 फरवरी 1922, इसको भी आप लोग डेट याद रखिएगा कि 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता था। इसको फिरोज शाह तुगलक को हेनरी इलियट, इसको याद रखिएगा कि हेनरी इलियट तथा एलिफिस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा था। फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि इसी ने पहली बार ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 41। प्रसिद्ध दर्शन द्वैतवाद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, निम्बकाचार्य के द्वारा द्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 42। किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब को शाही दरवेश या जिंदा पीर, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि जिंदा पीर कहा जाता है, औरंगजेब को कहा जाता है। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि सर्वाधिक मनसबदारों, हिंदू मनसबदारों की जो संख्या सर्वाधिक थी ना, वो औरंगजेब के ही शासनकाल में थी, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 43। किस स्थान से युगल सौदा का प्रमाण मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालीबंगा से युगल सौदा का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट है 44। वैदिक देवमंडल में निम्न में से किसे युद्ध का देवता माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंद्र को युद्ध एवं वर्षा का देवता माना गया है। इंद्र के लिए ऋग्वेद में, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि ऋग्वेद में 250 सूक्त, 250 सूक्त इंद्र के लिए आया है। नेक्स्ट है 45। निम्नलिखित में से किस शासक को स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिम कटफिशस। बिम कटफिशस को स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, जबकि कुडुल कटफिशस के द्वारा तांबे का सिक्का जारी किया गया था। तांबे का सिक्का कुडुल कटफिशस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्श की प्रेरणा किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। और फ्रांस की क्रांति जो है ना 1789 से 1799 तक हुई थी, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 47। किस वाद के फैसलों से सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? ये पूछ रहा है कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेरूवाड़ी वाद में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। तो वेरूबाड़ी जो है ना वो 1960 में, वेरूबाड़ी 1960 में वाद किया गया था। और इसके बाद केशवानंद भारती 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः उद्देशिका को संविधान का अंग मान लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 48। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए कितना या कितनी समय तक बंदी बनाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 माह तक बिना मुकदमा चलाए उसको बंदी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गढ़पूर्ति क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल सदस्य का 10वां भाग। कुल सदस्य का 10वां भाग या कुल 10 सदस्य, जो भी अधिक हो वही गढ़पूर्ति होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 50। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना पद त्यागपत्र किसे देना चाहिए? तो वो जो है ना विधानसभा का अध्यक्ष जो है वो विधानसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। मुख्यमंत्री को भी नहीं दे सकता, राज्यपाल को भी नहीं दे सकता, राज्य के मुख्य न्यायाधीश को भी नहीं दे सकता है, यह उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष को देता है। उसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय में। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय में की जाती है। यह आर्टिकल 224 के अंतर्गत की जाती है। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि अनुच्छेद 127 को आप लोग याद रखिएगा कि 127 के तहत उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 52। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है उल्लिखित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची के विषय में राज्य और केंद्र दोनों ही नियम बना सकती है, लेकिन अगर दोनों में टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो राज्य के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसी को प्रभावी माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ संस्थाएं दी गई है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिया गया है। तो इसको देखते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद 1990, तो ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद 1952, ये भी सही है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993, ये भी सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956, ये गलत है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में किया गया था। अगर यही पूछे कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, आयोग के जगह पर अधिनियम कर दे तो ये 1956 में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया था। तो इसको आप लोग चारों को आप लोग याद रखिएगा, चारों एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 54। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन को प्रतिषेध करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जा सकता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, 14 वर्ष से कम, तो ये पूछे 14 वर्ष से कम तो ये 24 हो जाएगा, 14 24 आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 55। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्वास प्रस्ताव सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और यह बहुमत साबित करने के लिए सिर्फ लोकसभा, केवल एवं केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 56। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ तेल शोधक कारखाना दिया गया है और दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। तो कोयली तेल शोधक कारखाना गुजरात में है, ये बिल्कुल सही है। नुमालीगढ़ असम में है, ये भी सही है। नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश, तो ये गलत है, ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। और ये है तातीपाका, ये आंध्र प्रदेश में है, ये भी सही है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 57। टडोबा नेशनल पार्क या उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। टडोबा और बोरीवली, टडोबा और बोरीवली दोनों को ध्यान में रखिएगा कि बोरीवली ये दोनों महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। रावत भाटा राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। निम्नलिखित में से ग्रेनाइट सिटी के रूप में किस देश को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एवर्डिन को ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है। एवर्डिन कहाँ है? तो ये स्कॉटलैंड में है। अगर बात करें फिलाडेल्फिया को, तो फिलाडेल्फिया को क्वेकर सिटी इसको भी ध्यान में रखिएगा के रूप में जाना जाता है। और न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। सरहद गांधी के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार खां को सरहद गांधी या सीमात गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि जो है वो जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है 62। निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदूषण भी है, ओजोन क्षरण भी है और ग्रीन हाउस गैसें भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 63। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 है। एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या वर्तमान में 20 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 64। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1984 में। अगर बात करें राष्ट्रीय बागवानी परिषद की, तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट है 65। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 अक्टूबर को विश्व आपदा नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 66। प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, DNA, RNA, अमीनो एसिड तब प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। केंद्रिका में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। अगर बात करें केंद्रिका की, तो केंद्रिका में प्रोटीन 85% और
आरएनए 10% तथा डीएनए 5% पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 68। निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। मलेरिया भी प्रोटोजोआ से होता है, निद्रा रोग भी प्रोटोजोआ से होता है, कालाजर भी प्रोटोजोआ से होता है और पायरिया, एक और ध्यान रखिएगा कि पायरिया भी प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एंथोसाइनिन प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। पर्णहरित ये है और कैरोटिनॉइड भी है और फाइकोबिलिन भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 70। पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसे निर्मित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेलुलोज से। कोशिका भित्ति जो है ना वो सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। पौधों में लचीलापन किस अस्थायी उत्तक के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोएन काइमा के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह वर्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थैलाफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि यह प्रजनन में, पुष्प जो है ना वह प्रजनन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में दिया है ऑप्शन ए में कि उड़ने वाली मछली, तो उड़ने वाली जो मछली है वो कौन है? एक्सोसीटम है। और वृक्ष पर चढ़ने वाला जो मेढक है वो कौन है? तो हाइला है। उड़ने वाली छिपकली कौन है? तो वो डैक्रो है। और उड़ने वाला स्तनधारी जो है वो चमगादड़ है। तो इसको देखते हैं कि ए बी सी डी। तो ए का जो हो जाएगा वो 4, बी का जो हो जाएगा वो 3, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1। तो देखिए 4 3 2 1 इसमें कहाँ है? तो 4 3 2 1 ऑप्शन ए, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 75। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। चाल बदल जाता है, तीव्रता और तरंगदैर्घ्य ये तीनों बदल जाती है, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। जल का त्रिक बिंदु ताप किस ताप पर होता है? तो जल का जो त्रिक बिंदु ताप होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ पर बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेटिना के पीछे। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। निम्न में से किस या किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत धारा को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। निम्नलिखित में से कोणीय वेग की बीमा क्या है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए, MLT-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। भाप अंगार गैस मिश्रण होता है, जो ये पूछ रहा है कि भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO और CH4। CO और CH4 का मिश्रण होता है। इसमें CO 45% और CH4 जो होता है वो 50% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करने वाला उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाउड स्पीकर है। अगर बात करें माइक्रोफोन की, तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस में बदलता है? तो ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। बात करें विद्युत मोटर की, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। और सितार की बात करें तो यो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, चारों को आप लोग याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, घुलनशील नमक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ता है। जल का पृष्ठ तनाव जो है ना वो बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, ट्यूमर का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है। अगर बात करें सोडियम 24 की, तो इसका उपयोग रक्त के थक्का का पता लगाने, रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किया जाता है। लोहा 59 का उपयोग किया जाता है और रक्तता का पता लगाने के लिए, किया जाता है। और फास्फोरस 32 का प्रयोग ल्यूकीमिया का पता लगाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 85, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का आकार डैश डैश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से हम नीचे आएंगे तो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, सिल्वेनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोना। सोना का अयस्क है सिल्वेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, सिंथेटिक कंबल, स्वेटर इत्यादि बनाने में ऊन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमरिक फाइबर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओरलोन। इसका उपयोग सिंथेटिक कंबल और स्वेटर बनाने के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो वोल्टेज बढ़ाता है, सही है। वोल्टेज कम करता है, ये भी सही है। विद्युत पावर बढ़ाता है, ये गलत है। करंट और वोल्टेज को मापता है, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिविटी तत्व नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टाइटेनियम जो है ना वो रेडियो एक्टिविटी तत्व नहीं है। नेक्स्ट है कि 90, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीरे का चमकना जो है ना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जा सकता है? इसमें पूछ रहा है कि जीएनपी में किसको शामिल नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विदेशी निवासियों की आय को शामिल नहीं किया जाता। निजी प्रेषण को शामिल किया जाता है। बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति, इसको भी शामिल किया जाता है। बाह्य अनुदान को भी शामिल किया जाता है, लेकिन विदेशी निवासियों की आय को नहीं शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से मदद लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है और पैसे की मांग कम हो जाती है तो यह क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्याज की दर में कमी होने लगता है। जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाए और पैसे की मांग में कमी हो जाए तो ब्याज की दरें कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है 94, यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्न में से किसके बराबर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंतरिक और बाह्य उधार में शुद्ध वृद्धि के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, निम्नलिखित में से कौन भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्माण जो है ना भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 से लेके 100 तक मैथ्स के क्वेश्चन है। इसका मैं सिर्फ आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिए। चलिए 96 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए, 10.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6.5 किलोमीटर पर आवर। अगला है 98 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 99, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि प्रत्येक जो समचतुर्भुज होता है वह एक वर्ग होता है। तो साथियों यहाँ पर इडोटेरिया का जो सेट प्रैक्टिस सीरीज चल रहा था वो समाप्त हुआ। अगले
वीक से 69th BPSC के लिए सप्ताह में 3 दिन सेट प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतरीन बनाइए और हमारे सेट प्रैक्टिस के साथ जुड़िए। और ये जो सेट प्रैक्टिस है और हमारा चैनल है, इसको अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।